बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, सारे लॉ के सिलेबस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की कहानी है ना, ये स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल से, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। और कहानी है, कहानी की तरह सुनोगे समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, तो इसको कहानी की तरह समझो। आर्टिकल 13 बोलता है जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन या एब्रोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के, मतलब पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हैं, ठीक है, उससे उल्टी बात करते हैं, तो वो लॉज ही नहीं होंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के लॉज भी और जो बाद में लॉज बनते हैं वो सब वॉइड होंगे अगर वो डेरोगेशन में है, फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 के डेरोगेशन में है। लेकिन वहीं कॉन्स्टिट्यूशन खुद पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अब डिस्प्यूट इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं क्या, पार्ट 3 को भी अमेंड कर सकते हैं क्या, पूरा हटा सकते हैं क्या, या थोड़ा सा हटा सकते हैं, और कितना हटा सकते हैं, अगर थोड़ा सा हटा सकते हैं तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ ही नहीं है। तो ये हो गई फाइट किन दो जनों के बीच में हो गई, फाइट हो गई सुप्रीम कोर्ट के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। तो ये दोनों के बीच में ये फाइट हुई कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा था, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं भाई ये तो गलत लॉ बन गया, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, वॉइड कर दिया उसको। फिर पार्लियामेंट ने दोबारा लॉ बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर पार्लियामेंट ने दोबारा लॉ बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आगे का बताना जरूरी है कि यही चलता रहा। तो ये दो जायंट्स की फाइट है। जायंट्स क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का और ये सबसे बड़ी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है इंडिया की। तो ये दो जायंट्स की जो फाइट है ना, ये अपन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बेसिकली देखेंगे। सबसे पहले कहानी का जिस्ट ले लो। ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स अपने को पढ़ने हैं इस वीडियो में, और ये सारे के सारे केसेस भी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर इनको ऐसे सेपरेटली याद करोगे ना तो आपको घंटा याद होगा ये। तो इनको याद करने का तरीका ये है कि इनका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर में हमेशा ढंग से याद रहता है। स्ट्रक्चर इनका कुछ ऐसा होगा, अगर इनको इस ऑर्डर में याद करोगे तो नहीं भूलोगे, क्योंकि वो एक कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऑर्डर में ही याद करना है। सबसे पहले अपन चालू करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 के। फर्स्ट अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के रिलेशन में जो चेंजेस किए उसमें सबसे पहला था आर्टिकल 31A। 31A के हिसाब से स्टेट अब कोई भी एस्टेट या कॉरपोरेशन पब्लिक इंटरेस्ट में अपने अंडर में ले सकता है, और उस एस्टेट या कॉरपोरेशन के जो भी ओनर्स वगैरह जो भी है ना, उनके राइट्स एक्सटिंग्विश या मॉडिफाई कर सकता है अपने हिसाब से। उसके बाद खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने 31B डाला, ठीक है। 31B में इन्होंने बोला कि कुछ भी चीज़ जो 9th शेड्यूल के अंडर में है ना, वो 9th शेड्यूल के अंडर में जो भी चीज़ होगी उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। तो पहले तो एक घटिया लॉ बनाया, ठीक है। उसके बाद खुद को इम्यूनिटी दे दी खुद से ही कि भाई हमारे केसेस जाएंगे ही नहीं कोर्ट में, कोर्ट के पास पावर ही नहीं है जुडिशियल रिव्यू करने की। इसके रिस्पॉन्स में जो केस आया वो केस आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें शंकरी प्रसाद ने पार्लियामेंट की साइड ले ली। शंकरी प्रसाद ने बोला कि भाई आर्टिकल 13 जो है ना, जो मना करता है कि फंडामेंटल राइट्स के एब्रोगेशन में नहीं बनाना, क्योंकि तब राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, तो उसका एब्रोगेशन में है ना ये 31A। तो जो 13 है वो बात करता है ऑर्डिनरी लॉज की, और अमेंडमेंट वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ठीक है। इसलिए अमेंडमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो बेसिकली, ये शंकरी प्रसाद ने बोला। तो पार्लियामेंट को भाई मिल गया फ्री पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी साइड ले ली। तो उन्होंने निकाला 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या करा, और प्रोविजन डाल दी 31A में, और बहुत सारी और एंट्री डाल दी 9th शेड्यूल के अंडर में, क्योंकि 9th शेड्यूल तो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। तो ये एक चैलेंज हुआ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में 1964 में, सेम ईयर में। 5 जज की बेंच थी और इन्होंने कंफर्म कर दिया शंकरी प्रसाद केस वापस, मतलब जो शंकरी प्रसाद में डिसीजन हुआ था वो वापस वही कर दिया कि हाँ सही है, जो चल रहा है चलने दो। फिर उसके बाद ही वापस चैलेंज हुआ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। ये एक पॉजिटिव जजमेंट था। इस जजमेंट में 11 जज की बेंच बैठी थी, काफ़ी बड़ी बेंच होती है, और इन्होंने ओवर रूल कर दिया शंकरी प्रसाद को भी और सज्जन सिंह को भी। इन्होंने बोला कि भाई पार्लियामेंट ऐसे कैसे अब्रिज कर देगा फंडामेंटल राइट। 31 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था ना जो अब्रिज हो रहा था इन सब से, तो बोले ऐसे कैसे अब्रिज कर देगा फंडामेंटल राइट। जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेशन तो हमेशा रहेगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। और अमेंडमेंट में जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद ने बोला ना कि अमेंडमेंट लॉ थोड़ी ना होते हैं, वो ऑर्डिनरी लॉ होता है 13 में, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 13 का जो वो लॉ है उसमें अमेंडमेंट भी इंक्लूड होंगे, अमेंडमेंट पे भी लगेगा आर्टिकल 13। तो गोलकनाथ एक पॉजिटिव जजमेंट था। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू की पावर वापस दे दी कि हाँ भाई जुडिशियल रिव्यू तो हम करेंगे अगर आप अब्रिज कर रहे हो फंडामेंटल राइट को। तो इसके बाद क्या आया, इसके बाद आई इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी अपनी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया के, अपने को पता है, लेकिन देखो कुछ काम तो नहीं करे सही उन्होंने। सब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो गलत करती हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट निकाला, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 13(4) डाल दिया और आर्टिकल 368(3) डाल दिया। अब इसको एक बार आप देखो,
13 क्या बोलता है, अभी अपन ने पहले पढ़ा था, 13 बोलता था कि भाई आप इनकंसिस्टेंट लॉ नहीं बना सकते फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में जो भी प्रोविजंस है उनसे इनकंसिस्टेंट लॉज नहीं होंगे कभी भी। 13(4) में इन्होंने लिख दिया कि nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। मतलब 13 में ही इन्होंने इम्यूनिटी दे दी 368 को कि भाई 368 में करना है जो करो, ये हम 13(4) में लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 368(3) में और एक्स्ट्रा लिख दिया कि भाई जो आर्टिकल 13 में है वो 368 पे अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब खुद से खुद को इम्यूनिटी दे दी वापस कि भाई हम बोल रहे हैं कि हमारी बात को कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये हम ही बोल रहे हैं, खुद ही पार्लियामेंट खुद ही खुद को बता रहा है, खुद ही सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास पावर नहीं है हमको चेक करने की। सुप्रीम कोर्ट बोले किसने दी तुम्हें पावर, बोले हम खुद ही दे रहे हैं हमको खुद को। उसके बाद 25th अमेंडमेंट में इन्होंने आर्टिकल 31C डाल दिया। 31C को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। पहला पार्ट बोलता है कि DPSP को इफ़ेक्ट देने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाएगा इस ग्राउंड पे कि वो आर्टिकल 14, 19 या आर्टिकल 31 को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई हम फंडामेंटल राइट वायलेट करें DPSP को इफेक्ट देने के लिए तो हमको करने दो प्लीज़। और दूसरे क्लॉज में इन्होंने लिखा कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। कोर्ट वोर्ट में तो हमको जाना ही नहीं है, हम खुद से ही कर लेते हैं हमारा सब, ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। मतलब फुल ऑन इम्यूनिटी दी जा रही है 24th में भी और 25th में भी, पार्लियामेंट खुद को खुद ही दिए जा रहा है इम्यूनिटी धमाधम। उसके बाद 26th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट भी है। 26th अमेंडमेंट में इन्होंने अबॉलिशन कर दिया प्रीवी पर्सेस का। प्रीवी पर्सेस क्या होता था, एक फिक्स पेमेंट मिलता था, ठीक है। मतलब जो ये जमींदार राजा महाराजा जिन्होंने अपनी ज़मीन दी थी ना, इनको एक फिक्स पेमेंट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अबॉलिश कर दिया। और 29th अमेंडमेंट में इन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स बहुत सारे, ठीक है, बनाए, अमेंडमेंट्स बनाए इन सारे एक्ट के और उन सबको शेड्यूल 9 में डाल दिया, क्योंकि शेड्यूल 9 इम्यून था जुडिशियल रिव्यू से। ये सारे के सारे चैलेंज हुए केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। और ये तो अपने को पता ही है, लेजेंडरी जजमेंट है। इसमें 13 जज की बेंच थी, डिसीजन था 7-6। तो देखो कितना क्लोज था, एक जना अगर पलट जाता तो वापस अपन बेकार वाली पोजीशन में चले जाते कि हाँ भाई सब कर लो, अमेंड सब ले लो, राइट्स ले लो हमारे सारे के सारे। तो डिसीजन 7-6 था, हेडेड बाय चीफ जस्टिस सीकरी था। ये जजमेंट ने क्या बोला, उससे पहले इसकी एक डेट रिमेंबर कर लो, 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 24 अप्रैल 1973, ये याद कर लेना। तो इस जजमेंट में आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट है, ठीक है, वो वैलिड है, ठीक है। पूरी सुनो बात, जो अमेंडमेंट है वो वैलिड है। कौन से अमेंडमेंट, अपन ने बात की थी 31C की। 31C में इन्होंने बोला कि फर्स्ट वाला जो है ना वो वैलिड है, लेकिन सेकंड वाला जो है ना वो वैलिड नहीं है। upheld the validity of the amendment and confirmed that Parliament can amend the Constitution but accept the basic structure. So in 31C, the second part underlined in previous slide जो भी दिखाया was declared unconstitutional because Part 2 was in contravention of basic structure as it was restricting judicial review. तो केशव नंदा भारती में बोला कि फंडामेंटल राइट तो आप कर लो, अमेंड कर लो पार्लियामेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, एकदम कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी को हटा दोगे तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है, समझ गए। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें हैं उनको आप अमेंड नहीं कर सकते, बाकी आप अमेंड कर लो, फंडामेंटल राइट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती, वो पता करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या इंटेंशन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स जो हुई थी ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वो हम देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे कि कोई आर्टिकल डालने के पीछे उनका क्या इंटेंशन था, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस उसको दी उन्होंने, कितनी इंपॉर्टेंस उसकी है आज की तारीख में, ये सब डिसाइड होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है, ठीक है, धीरे धीरे इसमें चीज़ें जुड़ती जाती हैं। तो केशव नंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्रिएट हो गई। और याद रखना ये डेट 24 अप्रैल 1973 को ही क्रिएट हुई, आगे काम आएगी डेट। अब वापस आते हैं इंदिरा गांधी पर। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिल्टी पाया इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए। जब ये केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी और 39th अमेंडमेंट डाल दिया। 39th अमेंडमेंट था कि 329A के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है टू ट्राई इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब आप सोचो, इंदिरा गांधी का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको गिल्टी करा है,
और उन्होंने ऐसा अमेंडमेंट, उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा अमेंडमेंट निकाला है सेम ईयर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास से पावर ही ले ली जाती है कि वो डिस्प्यूट सुन भी पाएँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा का। मेन तो इधर प्राइम मिनिस्टर का ही था सीन, बाकी तो डाल दिए बस डालने के लिए। तो ये मतलब ये ऐसी चीज़ें देख के कई बार मुझे लगता है कि वाह यार, है ना, मतलब थग लाइफ वाला मूव था इंदिरा गांधी की तरफ से। तो ये जो 329A वाला जो अमेंडमेंट था, 39th अमेंडमेंट, ये चैलेंज हुआ इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में। ये वही अपील है, सुप्रीम कोर्ट पहुंची और एक दो और अपील के साथ मर्ज कर दिया गया इसको। इसमें पहला लैंडमार्क जजमेंट है ये, जिसमें केशव नंदा भारती अप्लाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें बोला गया कि जो 329A क्लॉज 4 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि वही जुडिशियल रिव्यू वो छीन रहे हैं वापस। उसके बाद आ गया फिर से ये वाले जो जजमेंट है इसको नलीफाई करने के लिए 42nd अमेंडमेंट निकाल दिया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसमें आर्टिकल 368(4) और 368(5) डाल दिया, जिसने कन्फर कर दी अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट, और आर्टिकल 31C वापस अमेंड कर दिया। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मत करो, और ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो करेंगे। ठीक है, इन्होंने 42nd अमेंडमेंट डाल दिया, वही वाला वापस कर दिया कि भाई हमारे पास है सारी अमेंडिंग पावर। मतलब यही चल रहा है पूरे टाइम से कि पार्लियामेंट बोल रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, और फिर पार्लियामेंट बोल रहा है नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वापस वही है कि पार्लियामेंट बोल रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं, और इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में। इसमें बोला गया कि अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती, जैसा आप बोल रहे हो। लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो है ना, वो इटसेल्फ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। इन्होंने बोला कि 368(4) और 368(5) जो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे रहे हैं और जुडिशियल रिव्यू ले रहे हैं, वो वायलेशन में है जुडिशियल रिव्यू के, वो वायलेशन में है बेसिक स्ट्रक्चर के। तो इन्होंने आर्टिकल 31C को वापस रिस्टोर कर दिया प्री 1976 पोजीशन में। 1976 मतलब जब अपना 42nd अमेंडमेंट आया था, तो उससे पहले जैसा था इन्होंने वापस वैसा ही कर दिया। उसके बाद केस आया वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 5 जज की बेंच थी। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की एप्लीकेबिलिटी डिस्कस हुई थी। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का और पार्लियामेंट का सारा डिस्प्यूट अपना खत्म हो गया। वैसे फ्यूचर में और होएगा, पार्लियामेंट अभी अमेंड करेगा जब, लेकिन अभी तक का खत्म हो गया। वमन राव में क्या डिस्कस हुआ कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो प्रोस्पेक्टिवली होगी या रेट्रोस्पेक्टिवली होगी अप्लाई। तो उन्होंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। इन्होंने हेल्ड किया कि जो भी लॉ, ठीक है, 9th शेड्यूल में डाले गए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973, बताया था ना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 24 अप्रैल 1973 जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनी, उसके बाद जो भी 9th शेड्यूल में डाले गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगे, उससे पहले वाले नहीं आएंगे। इसीलिए अपने पुराने वाले अमेंडमेंट अभी भी चल रहे हैं, उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग रहा, क्योंकि वो 9th शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 से पहले की एंट्रीज करी गई हैं उन अमेंडमेंट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद IR कोहिलो का केस था। 9 जज की बेंच थी। इन्होंने वापस वमन राव के जजमेंट को रिएटरेट कर दिया कि हाँ भाई सही बात है, 9th शेड्यूल में जो 24 अप्रैल 1973 के बाद डले हैं वही परव्यू में होंगे जुडिशियल रिव्यू के। तो अपन ने देखा फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसको शंकरी प्रसाद ने बोला कि हाँ भाई सही है चलने दो। उसके बाद 17th अमेंडमेंट, जिसको सज्जन सिंह ने बोला कि हाँ भाई सही है चलते रहो। उसके बाद गोलकनाथ ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के राज में ये सारे अमेंडमेंट्स आए। केशव नंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी को मैल प्रैक्टिस के लिए रखा गया, मतलब गिल्टी रखा गया। और उसके बाद 39th अमेंडमेंट आ गया, जिसमें इंदिरा गांधी ने सारी पावर ही ले ली सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्ट्रल वाले सारे डिस्प्यूट सुनने की सुप्रीम कोर्ट से। फिर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंदिरा गांधी जी आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट को बोला बेसिकली आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर 42nd अमेंडमेंट में वापस वही करने की ट्राई करी जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। उसके बाद मिनर्वा मिल्स में वापस बोल दिया कि नहीं कर सकते। और फिर वमन राव और IR कोहिलो में बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगी।